नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल मैं आपको गोदान पढ़कर सुना रही हूँ किस्सा कहानी के फोरम पर। अब तक मैं आपको 30 अध्याय पढ़कर सुना चुकी हूँ और आज मैं आपको 31वां अध्याय सुनाऊंगी। 30वें अध्याय में क्या कुछ हुआ उसका थोड़ा सा सार बताना ज़रूरी है। देखिए 26 से लगभग 26 या 27 से 30 अध्याय तक जो झुनिया और गोबर का प्रसंग चला वो केंद्र में रखा प्रेमचंद जी ने, और इस प्रसंग की वजह से यानी झुनिया और गोबर का जो प्रेम प्रसंग चला और झुनिया गर्भवती हो गई और अब तो उसको पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। ये पिछले अध्याय में आपने सुना। गोबर झुनिया को छोड़कर भाग गया क्योंकि वो ब्याह नहीं हुआ था उन दोनों का, और ये उस समय भी बहुत बड़ी घटना थी, जबकि आज भी ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है अगर ऐसा कहीं हो जाता है। तो वो जो केंद्र में था जो पात्र जिसकी वजह से धनिया और होरी समाज की लानत मलानत जिल्लत झेल रहे थे पिछले अध्यायों में, प्रेमचंद जी ने 30वें अध्याय में अपने कलम नुमा कैमरा जैसे उस पात्र की ओर घुमा दिया है कि जिसकी वजह से इतना सब कुछ बवंडर हुआ पड़ा है होरी और धनिया के परिवार में। चूंकि झुनिया का आगमन हो गया है, गर्भवती के रूप में हुआ था और अब तो एक बच्चे की माँ बन चुकी है, और उसकी वजह से क्या कुछ नहीं हुआ आपने देखा ही सुना आपने। आपको याद होगा कि आर्थिक दंड से लेकर के अनाज का दंड, सामाजिक बहिष्कार, हुक्का पानी बंद हो जाना, यानी एक परिवार जो है होरी और धनिया का परिवार, गोबर का परिवार, रूपा का परिवार, जो पहले से ही हाशिए पर था, एक निर्धन कृषक का परिवार हमने होरी और धनिया का परिवार देखा है, जो संसाधनों के अभाव में जूझता रहता है, उधार लेता रहता है, कर्ज लेता रहता है, सूद पर पैसे चुकाता रहता है, चुका नहीं पाता। मतलब जिसके यहाँ फाके की स्थिति है वो अब सामाजिक रूप से बहिष्कृत होकर के दूसरे डायमेंशन पर भी प्रताड़ित ही है। ये अभी तक हम देख रहे थे। 30वें अध्याय में आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ कि गोबर को जो है प्रेमचंद जी ने केंद्र में रख दिया है कि अब हम ऑडियंस जो है यानी पाठक जो हैं वो देखें कि गोबर जिसकी वजह से इतना हल्ला मचा हुआ है कि वो छोड़ के भाग गया और उसके माता पिता दुखी भी हैं, विचलित भी हैं और क्रुद्ध भी हो जाते हैं कभी कभी कि कितना कायर निकला उनका लड़का कि इस स्थिति में वो अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रेमिका को छोड़कर चला गया, उनके ऊपर ये इतना भारी दायित्व डालकर चला गया। वो कहाँ है? प्रेमचंद जी बताते हैं कि गोबर उस दिन जिस दिन झुनिया को लेकर के अपने माता पिता के पास चला था, जब उसे ये पता चला था कि अब वो इस स्थिति में दोनों पड़ गए हैं, उस फ्लैशबैक में प्रेमचंद जी ने हमको 30वें अध्याय में रखा। गोबर को ये लगा था कि वो अब लेके जाएगा झुनिया को अपने माता पिता के पास और उनसे माफ़ी मांगेगा और माफ़ी मंगवाएगा, और उसको ये था कि माँ और पिता कितने भी सख्त मिजाज लोग हों, लेकिन अंततः वो अपने बच्चे की सारी कारगुजारियों को माफ़ करते ही हैं। बहुत सारे मनोभाव उसके अंदर चल रहे थे। उससे एक जो गलती हो गई थी उसका क्या सिला उसे मिलेगा, इसी उधेड़ बुन में वो झुनिया को अपने माता पिता के पास ले जा रहा था। बहुत शाम हो चुकी थी, बल्कि अंधेरा हो गया था। अब आप कनेक्ट करिए वो वाले डॉट्स कि जो 28वें 29वें अध्याय में आपने सुने थे कि झुनिया को वो छोड़ जाता है अपने घर में और चला जाता है वहाँ से, लेकिन प्रेमचंद जी ने 30वें अध्याय में बताया है कि वो गया नहीं था, वो वहीं वृक्षों के किनारे झाड़ियों में अपने घर के दीवार से सट के उसने जायजा लिया था कि होता क्या है, क्या होगा। उसको उम्मीद थी कि उसकी माँ बहुत तेज स्वभाव की है, उग्र स्वभाव की है धनिया, लेकिन उसे इतना पता था, अंदर एक बेटे का विश्वास था कि माँ जो है वो कितनी भी सख्त हो, कितनी भी कठोर स्वभाव की हो, लेकिन वो अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देती है और वो ऐसे ही करेगी धनिया भी। लेकिन पहला दृश्य अगर आपको याद होगा कि खेत की मड़ैया पे जाकर के जब धनिया ने होरी को ये सूचना दी थी कि झुनिया ऐसे गर्भवती होके आ गई है और गोबर का कहीं अता पता नहीं है, तो वो जो आपस का वार्तालाप था पति पत्नी का, होरी और धनिया का, वो बड़ा कड़ा वार्तालाप था। और उस वक्त गोबर जो है वो उसी मड़ैया की ओट में खड़े होकर के बाहर से सुन रहा था, और तब उसका मोहभंग होता है। वो उस वक्त के विचार प्रेमचंद जी ने बताए
कि गोबर को लगा कि ये तो ऐसा नहीं हुआ, ये लोग तो बहुत कठोर बातें कर रहे हैं, जिसमें कि वो आपस में बात कर रहे थे कि ये विपदा अब वो नहीं ले सकते हैं और वो उसे अपने घर में नहीं रखेंगे। और धनिया विशेषतः उसका कहना था कि हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम इस नई मुसीबत को मोल लें और समाज से लड़ाई लड़ें। धनिया भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था और यही बातचीत करते हुए वो निकले थे। तब गोबर को बहुत निराशा होती है कि वो जो सोच कर आया था कि उन दोनों को अपना लिया जाएगा, उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन गोबर फिर भी नहीं गया और उसे एक उत्कंठा थी, एक आशा थी उसके मन में कि अब झुनिया को देखने के बाद क्या करेंगे उसके माता पिता। अब वो जब घर जाता है, दूसरा दृश्य आपको याद होगा कि जब वो घर पहुंचते हैं और झुनिया को सिसकते हुए देखते हैं और बहुत बेचारगी वाली स्थिति में देखते हैं, तो धनिया और गोबर दोनों का ही मन पसीज जाता है। और वो घर के बाहर से ही कह देती है धनिया कि देखो उस पे बहुत तेज़ आवाज़ में बात न करना, वो ऐसी स्थिति में आई है, असहाय है, वो इस वक्त हेल्पलेस है, तो कठोर नहीं होना है। तो अंदर जा कर के भी वो लिखा है प्रेमचंद जी ने कि किवाड़ की झिरी से, यानी किवाड़ की जो संद होती है उसमें से वो देखता है और वो ये देखता है कि बहुत कोमल स्वरों में बात कर रही है धनिया झुनिया से, और होरी भी ढांढस बंधा रहा है उसको। और वो ये शब्द भी सुन लेता है जहाँ धनिया झुनिया को साहस दे रही है कि तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने पिता से ना अपने भाइयों से, और तू अब यहीं रहे और जो होगा वो देखा जाएगा। अब आप देखिए कि प्रेमचंद जी जो है वो कलमकार और साहित्यकार होने से कहीं ज़्यादा बहुत बड़े इंसानी भावों के अध्येता थे वो। मैं जब उसको पढ़ती हूँ ध्यान से, तो आप ये देखिए कि एक एक पात्र की जो मनोभावों की संरचना उन्होंने शब्दों के माध्यम से की है, वो अद्भुत है। अब वो गोबर जो पिछले अध्याय में, जब पिछले प्रसंग में, पिछले एपिसोड मान लीजिए या दृश्य में, कि गोबर ने जब ये देखा कि माता पिता कठोर होकर के उसके विषय में बात कर रहे हैं, तो वो अपने परिवार के प्रति विद्रोह से भर जाता है और वो कहता है कि कैसे माता पिता हैं और क्यों उसने अपना इतना समय जाया किया ऐसे परिवार के साथ। फिर दूसरे दृश्य में जब वो देखता है कि वो तो बहुत कोमल हो गए हैं, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है कि वो झुनिया को रखने के लिए तैयार हो गए हैं, उसको साहस दे रहे हैं, उसको ढांढस बंधा रहे हैं। अब गोबर का मन परिवर्तित होता है और उसका पुत्र दायित्व अचानक से जागता है। अब उसको लगता है कि कितने अच्छे माता पिता हैं, कितने महान माता पिता हैं उसके, कि कितनी बड़ी समस्या को उन्होंने जो है कितनी संजीदगी से और कितनी संवेदनशीलता के साथ अपना लिया है और उसका साथ दे रहे हैं वो। और अब वो अपराध बोध से ग्रस्त हो उठता है और उसको लगता है कि नहीं, अब उसकी बारी है पुत्र के रूप में अपना दायित्व निभाने की, इस परिवार को संभालने की। अब उसको लगता है कि अब वो क्या करना चाहिए, उसको कैसे उसका ये जो है वो कैसे चुका पाएगा, कैसे ऋण हो पाएगा अपने माता पिता के जीवन भर के इस ऋण से। और विशेषतः इस प्रसंग से तो वो बिल्कुल ही उसे लगता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया अपने परिवार और माता पिता के लिए, और अब उसको क्या करना है। अब दिखा है प्रेमचंद जी ने कि वो मजदूरी के विषय में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि अब इसकी सारी भरपाई जो है वो केवल अपने परिवार को धनाढ्य बना के की जा सकती है। सारी गलतियों का मुआवजा जो है वो गोबर सोच रहा है कि अगर वो पैसा कमा लाए बाहर मजदूरी करके, और वो पूरे, जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा भी है कि मनमोदक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है कि वो मनमोदक बना रहा है और वो भविष्य की कल्पनाओं में एकदम जो है खो गया है। और वो सोचता है कि वो लखनऊ शहर जाके मजदूरी कर लेगा और वहाँ पर वो रोज़ मजदूरी करेगा और 5 आने 6 आने कमाएगा, 5 आने बचाएगा, 1 आना अपने ऊपर खर्च करेगा, और ऐसे 10 रुपए हो जाएंगे महीने के और साल के 125 हो जाएंगे। और वो जो 125 की थैली लेके घर पे आएगा तो उसके सारे खून माफ़ हो जाएंगे और नोखेराम पटेश्वरी, ये जो समाज के बड़े बड़े लोग हैं, उसके यहाँ घर आएंगे, उसको सलाम करेंगे। सपने बहुत खूबसूरत होते हैं और गोबर वही देख रहा है और इसी का निश्चय करते हुए कि अब उसकी बारी आ गई है। अब वो तभी लौटेगा जब वो कुछ कमा लेगा, अपने माता पिता को वो पूंजी की थैली पकड़ाएगा, उनसे माफ़ी मांगेगा, और जब उसके परिवार की दरिद्रता दूर हो जाएगी तो वह खुद भी अपने आप को माफ़ कर पाएगा और माता पिता तो माफ़ कर ही देते हैं। 31वां अध्याय अब मैं आपको सुनाऊंगी, जबकि वो लखनऊ जाने के लिए बिल्कुल तैयार होकर चल पड़ा है गोबर। दिन चढ़ने लगा, रात को कुछ खाया नहीं था, भूख मालूम होने लगी, पाँव लड़खड़ाने लगे।
कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी, बिना कुछ पेट में डाले वे अब नहीं चल सकता था, लेकिन पास में एक पैसा भी नहीं है। सड़क के किनारे झरबेरियों के झाड़ थे, उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए, उधर को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई, अब मन न माना। कुल्हाड़ में जाकर लोटा डोरा मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पानी पीने बैठा ही था कि एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला पानी ही पियोगे? थोड़ा सा मीठा खा लो, अब की और चला लें कोलू और बना लें खांड। अगली साल तक तो मिल तैयार हो जाएगी, सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी, गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी, हमारा गुड़ कौन खाएगा? उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियां लाकर दे दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया, तमाकू तो पीते ही होगे। गोबर ने बहाना किया, नहीं अभी चिलम नहीं मैं पीता। बुढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बार पकड़ लेता है तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया, चाल तेज हुई। जाड़े के दिन थे, न जाने कब दोपहर हो गई। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा होकर उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया था। मान लीला से रोचक और कौन सा जीवन नाटक होगा। युवती ने पति को घूर कर कहा, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। पुरुष ने अल्टीमेटम दिया, नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी। पुरुष ने उसके केश पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लोटपोट हो गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूं, उठकर चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म तक नहीं जाऊंगी, बोटी बोटी काट डाल तो भी। मैं तेरा गला काट दूंगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केश छोड़ दिए, सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषत्व तो अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया, उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परास्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है? युवती भी उठ बैठी और निश्चल भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ कि तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुंह से कहेगी कि क्या बात हुई है? मेरे भाई बाप को कोई गाली दे, मुझसे नहीं सहन। किसने गाली दी तेरे भाई बाप को? जाकर अपने घर पूछ। चलेगी तभी तो पूछूंगा। तू क्या पूछेगा? कुछ दम है तुझ में? जाकर अपनी अम्मा के आंचल में मुंह ढाकर सो जा। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उसकी गालियां सुन, मैं नहीं सुनूंगी। 1 रोटी खाती हूँ, 4 रोटी का काम करती हूँ, क्यों किसी की धौंस सहूं? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी नहीं पहनती। राहगीरों को इस कले में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा नहीं थी। मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग गई थी। भीड़ के सामने तो वो कुछ नहीं बोला। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई, मर्द और औरत के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी की सी आंखें निकालकर पूछा, कौन हो तुम? गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूं, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई है, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी मैं उसके झोंटे पकड़ के तो नहीं खींचूंगा। अच्छा तो अपनी राह चलो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूं काटूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे, यहाँ मत खड़े हो। गोबर का खून गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं है। वह जब तक चाहेगा खड़ा रहेगा, वहां से हटाने का उसे किसी को अधिकार नहीं है। पुरुष ने होठ दबाकर कहा, तो तुम नहीं जाओगे? आऊं क्या? गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तोड़ा के ही जाओगे। यह कौन जानता है कि किसके हाथ पांव टूटेंगे। तो तुम ना जाओगे? नहीं। पुरुष मुट्ठी बांध गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युवती ने उसकी धोती पकड़ ली और अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पे उतारू हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते? ये कोई तमाशा है क्या? हमारा आपस का झगड़ा है। वो कभी मुझे मारता है, मैं कभी उसे डांटती हूँ, तुमसे मतलब? गोबर ये धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, यह औरत मार खाने ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने लगते हो। कौन सी बुरी बात कही थी उसने जो तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा ही कहेगी, मगर है किसी भले घर का और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों नहीं उसे अपनी बहन के लिए ठीक कर लेते? महिलाएं बड़ी दूरदर्शी होती हैं। पति ने संदेह के स्वर में कहा, अब तक कुंवारा बैठा होगा क्या? तो पूछ ही न लो ना उससे। पुरुष ने 10 कदम दौड़ लगाकर आवाज दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद इसके सिर पर भूत सवार हुआ है, तभी ललकार रहा है। मार खाए बिना नहीं मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर होता है, लेकिन आने दो उसको। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव का नाम और जाति पूछी। गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची। तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा। मैंने नाहक तुमसे
मैं नाहक तुमसे तन बैठा, कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया उसके 5 बीघे मौरूसी खेती है और 1 हल की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा उसकी माफ़ी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सहूर में लक्ष्मी है, मुदा कभी न जाने कौन सा भूत उस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उसने दिया है ना, पाला पोसा है उसने। जब कोई बात होगी तो मैं कुछ कहूँगा, लुगाई से ही कहूँगा। उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, कुमत तो नहीं कर रहा ना मैं। हाँ, मुझे उसके बाल पकड़ के नहीं घसीटना चाहिए था, लेकिन औरत जाति बिना ताड़ना दिए काबू में नहीं रहती। चाहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पंक्ति आजकल के किसी लेखक ने लिखी होती तो बैन कर दिया जाता उसे, और करना भी चाहिए। खैर, चाहती है माँ से अलग हो जाऊं। तुम ही सोचो कैसे अलग हो जाऊं और किससे अलग हो जाऊं? अपनी माँ से, जिसने जन्म दिया वह मुझसे न होगा, औरत रहे या जाए। गोबर को भी अपनी राय बदलनी पड़ी। उसने कहा, माता का आदर करना तो सबका धर्म है भाई, माता से कौन उऋण हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी, रात तो कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई, न मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसी फटकार लगाई कि मैं लजा ही गया। वह खुद पछता रही है। चलो जरा माता जी को समझा देना, मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए ना कि बहू को बाप भाई की गाली नहीं देनी चाहिए। हमारी ही बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी, उसकी सास हमें गालियां देगी तो वो भी नहीं सुन पाएगी। सब दोस्त लुगाई का ही नहीं होता, माता का भी दोस्त होता है कभी कभी। जब हर बात में अपनी बेटी का पक्ष लेंगी तो बुरा ही लगेगा। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहां युवती बैठी हुई थी। अब एक गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया और लजाने लगी। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, ये आते ही न थे, कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद कैसे घर जाएं। युवती ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखा। कहा, इतनी ही डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तो कैसे करोगे? गांव समीप था। गांव क्या था, पुरवा था, 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कहा, चिलम भर कर ले आया और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। अब वह उसका नंदोई हो रहा था, फिर क्यों ना वे अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। 31वां अध्याय मैं आज यहीं समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि 32वें अध्याय को मैंने हल्का सा पढ़ा था, तो वहां पर प्रेमचंद जी एक नया प्रसंग शुरू करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 32वें अध्याय को हम नए सिरे से शुरू करें तो अच्छा रहेगा। तो आज मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले रविवार 32वें अध्याय के लिए। बने रहिएगा गोदान के साथ, प्रेमचंद जी के साथ और रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।